रिसेंटली ईरान और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जिसके कारण बैंक निफ्टी ने मोर देन 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था, और वो भी कपल ऑफ द डेज में। और मेजर चीज़ ये है कि उसी हिसाब से इसने फास्टर अपसाइड के केस में भी मूवमेंट दिया था। तो ये चीज़ हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस केस में आप देखोगे तो नियर बाई जो भी एक्सपाइज थी, उनके जो प्रीमियम है 10 टाइम्स से 15 टाइम्स तक रन किए थे, मतलब ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, दोनों साइड में स्पाई किया था। क्योंकि मेजोरिटी केस में क्या होता है कि इस प्रकार का जब मूवमेंट आता है ना, तो उस केस में समझना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कोई भी नहीं कमाता। लेकिन इस प्रकार के मूवमेंट को आप समझ सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है जियो पॉलिटिक्स का, और उस चीज़ को कि किस प्रकार से उस जियो पॉलिटिक्स की चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग स्टाइल्स में, अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल्स में यूज़ करना है। अब जब कभी भी कोई न्यू कमर होता है ना, उस केस में क्या होता है कि वो सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को ट्रेड करता है, कि चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर लिया, ब्रेकआउट को ट्रेड कर लिया, ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर लिया। ये जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको मेजरली वो अवॉइड करता है। क्योंकि जो जब कभी भी इस प्रकार के इंसिडेंट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगी, या फिर कोई एक ग्लोबल डाटा का हो गया, या फिर किसी प्रकार का इवेंट हो गया, तो उस केस में जो फॉल या राइज होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होता है। सडन फॉल आता है, और अगर उस सिचुएशन को देखा जाए तो सडन राइज भी आ जाता है। तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन डाटा ड्राइवन या फिर इवेंट ड्राइवन ट्रेड्स को करते हो, या फिर आप उनको समझने की कोशिश करते हो, तो मे बी ये हो सकता है कि आप 10 ट्रेड्स आए तो उस केस में आप 3 to 4 ट्रेड ही लो। लेकिन जब इसमें आपको बेनिफिट होगा वो बहुत ज़्यादा मेजर होता है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट आता है वो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली अच्छा आता है। जो आप टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करके 1 महीने में कमा रहे हो, 2 महीने में कमा रहे हो, वो आप सिंगल डे में, सिंगल ट्रेड में कमा सकते हो, और इवन मोर देन दैट। सो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप टेक्निकल्स को ट्रेड करते हो तो उसमें एक प्रिडिक्टिबिलिटी रहती है, लेकिन इस चीज़ों को आप समझोगे तो फंडामेंटली एनालाइज करके लगाते हो, तो जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट है वो भी बड़ा लगा सकते हो, और रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी आपको बड़ा मिल सकता है। तो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि किस ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली है क्या, और इस सिचुएशन में पहुंची कैसे। ईरान और इसराइल 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज़ है, जिनके जो कंट्री टू कंट्री बेसिस रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। रीज़न इसका ये है कि जो ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके बहुत ज़्यादा विरोध करता है इसराइल, और इसके अलावा जो इसराइल जो पैलेस्टाइनी और गाज़ा पट्टी में कर रहा है उसको अभी भी ईरान जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो उन चीज़ों को लेकर आए दिन इसमें अग्रेसन होता है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ था कि इसराइल जो है जो बमबारी कर रहा था सीरिया में कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, जिसमें हम अपने यहाँ पर जो मिलिट्री होती है उसके इसमें उनके कुछ खास मेंबर्स होते हैं, एक अलग यूनिट है रिवोल्यूशनरी गार्ड की। तो वहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी, जो इसमें ईरान का ये बोलना था कि वी एज ए कंट्री इसका जो रिवेंज ज़रूर लेंगे। अब इसमें यहाँ पर ये चीज़ आती है कि जब कभी भी ईरान को ऐसी चीज़ों का जो भी अटैक करना होता है, तो उस केस में क्या करता है कि वो ईरान जो है बैक चैनल के थ्रू करता है। बैक चैनल मतलब कि इसके जो टेरर आउटफिट संगठन है, ऐसा कहा जाता है बाई द वेरियस रिपोर्ट्स, ठीक है। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि जब कभी भी ईरान को अटैक कराना होता है तो हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू अटैक करवाते हैं, जिससे कि वो जो एज ए कंट्री भी सामने नहीं आए, और उनका जो भी मकसद होता है वो भी पूरा हो सके। तो जब इसराइल ने सीरिया में अटैक किया था, कुछ कैजुअलिटीज़ की थी ईरान की, तो उस केस में वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे कि यूएस ने, उन्होंने भी थोड़ा बहुत विरोध किया था, जिसके कारण कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। लेकिन इसराइल ने जब रिवेंज की बात की थी, और उन्होंने जो इस बार जो रिवेंज लिया था वो लिया था एज ए कंट्री। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर हिजबुल्लाह या हमास के थ्रू वो अटैक करवाते हैं इसराइल को, तो उस केस में ये इतनी बड़ा कंसर्न नहीं होता, इतना बड़ा मार्केट नहीं करता, क्योंकि ये यूजुअली करता है ईरान। लेकिन इसने इस बार क्या किया, एज ए कंट्री इसराइल पे अटैक किया ईरान ने। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी फॉर द ऑल ओवर द ग्लोब। और क्योंकि आपको पता है कि राइट नाउ जो है यूक्रेन और रशिया का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके अलावा जो इसराइल और जो पैलेस्टाइन के साथ चल रही है उसके वो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो अगर ये तीसरी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अनिश्चितता की चीज़ मानी जाएगी। और जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं जो बड़ा पैसा डालते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, या फिर फॉर द सीइंग द ऑल द सिनेरियोज, तो उनको एक कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है कि शायद अभी सही राइट टाइम समय नहीं है, क्योंकि ये थर्ड कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी। और उसके अलावा एक चीज़ देखोगे तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी बहुत आगे चली जाती है, क्योंकि ईरान एज ए कंट्री अटैक कर रहा था, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक रशिया का रोल आ जाता है। शायद ऐसा हो सकता था कि रशिया बैक करे, और या फिर चाइना कुछ हद तक बैक करे ईरान को, और उस केस में इसराइल के केस में यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज उसको बैक करें। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेजर चंक हो सकता था, क्योंकि ईरान एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है, ये भी एक अच्छी खासी पॉपुलेटेड कंट्री, और इसराइल ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज़ की बैकिंग है। तो
एज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री आ जाती है। जब ईरान ने इसराइल पे अटैक किया तो उस केस में आप देखोगे कि बाजार बहुत अच्छा फॉल हुआ था। अब फॉल होने के बाद में क्या था कि इसराइल जब कभी भी इस प्रकार का अटैक होता है तो वो हमेशा रिवेंज जरूर लेता है। तो ये एक मेजर कंसर्न था। उस केस में आप देखोगे कि जब तक इसराइल ने वापस अटैक नहीं किया तब तक आप मेजर देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता है, एवरी सिंगल डे मार्केट फॉल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर डर था कि कहीं इसराइल जो है बड़ा अटैक नहीं कर दे। अगर कैजुअलिटीज होती है तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा एक गलत साबित हो सकती है और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ख़राब चीज़ हो सकती है। नो डाउट ग्लोबल इकोनॉमी का इफेक्ट जो है इंडिया पे के स्टॉक मार्केट में भी पड़ने वाला है। तो आप देखोगे कि कंटिन्यूसली वहाँ से मार्केट गिरा था एट द सर्टेन पॉइंट्स। यहाँ पर एज ए जियोपॉलिटिक्स थिंकर आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स काम करती है इस पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको एक आइडिया लगाना होता है कि किस प्रकार से चीज़ें हो सकती है। अब इस केस में आप देखोगे तो ईरान जो है बहुत ज़्यादा सैंक्शन कंट्री है, वो भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे नहीं आए, ठीक है ना। और उस केस में अगर आप देखोगे तो इसराइल के केस में वो भी चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे नहीं बढ़े। रीज़न इसका ये था सिंपल कि वो पैलेस्टाइन के साथ बिजी है और जो उनकी इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। इसके अलावा अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से देखो तो उनके वहाँ पे भी इन्फ्लेशन वगैरह और इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रिसेशन का भी वहाँ पे अभी तक जो कहीं ना कहीं खतरा चला हुआ है, जो कि इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई पे है। तो वहाँ पर नो डाउट वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस हो गया वो भी नहीं चाहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऊपर आए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से काम करती है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर इसके बाद में भी बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाता है, मतलब कि ऊपर से 8-9% गिरता है, तो वहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हो अगर इस पूरे सिनेरियो में चेंजेस नहीं हो। अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ये इस प्रकार से अटकी होती है कि किस प्रकार से इसराइल रिवेंज लेता है और ईरान किस प्रकार से बिहेव करता है। तो इस केस में क्या हुआ कि आप देखोगे तो जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था, मतलब एक माइनर काइंड ऑफ अटैक था, तो उस केस में ईरान ने इस चीज़ को क्या किया था कि डाउन प्ले करने की कोशिश की। डाउन प्ले मतलब कि इस चीज़ को उन्होंने इस प्रकार से बताया था कि कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने थोड़ा बहुत अटैक किया था न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, लेकिन वहाँ पर कुछ कैजुअलिटी शो नहीं हुई थी। तो अगर आप यहाँ पर आपने थोड़ा पहले जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप वहाँ पर सोचते कि बुलिश होना है बाई सीइंग द ऑल द सीनरी, तो उस केस में आप ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट आगे नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि ये चीज़ दोनों कंट्रीज़ के लिए ख़राब है। और जो ऐसा ही उसी प्रकार से हुआ और ईरान ने क्या किया कि उस जब इसराइल ने अटैक किया तो उस चीज़ को डाउन प्ले करने की कोशिश की। और एट दैट टाइम आप उसी समय देखोगे जब ये शायद 8-9 बजे के आसपास न्यूज़ आई थी और 1-2 घंटे के बाद में बाजार ने बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दिया था। तो ये चीज़ देखोगे तो किस प्रकार से ग्लोबली चीज़ें काम करती है, किस प्रकार से ग्लोबली चीज़ें वर्क करती है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो ये किस प्रकार से ग्लोबली इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, कैसे स्टॉक मार्केट गिर रहा है। ये बहुत ज़्यादा न्यू कमर होंगे, उनका क्वेश्चन होगा। नो डाउट ये होना भी चाहिए और एक वॉलिड हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि आप देखोगे कि जब कभी भी कोई स्टॉक मार्केट बढ़ता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया, एफआईआई हो गया, इन सारी चीज़ों को लेके कंपनियां बढ़ती है। ऐसा नहीं कि सिंगल चीज़ पे लेके बढ़ती है। तो इसमें आप देखोगे कि एफआईआई का कहीं ना कहीं कंसर्न हो जाता है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ जाती। जैसे कि मैंने कहा कि रशिया का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या फिर चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो जाता और वहाँ पर यूएस की इसराइल के अच्छे पास में अच्छी खासी बैकिंग हो जाती कि यूएस बोलता कि आप अटैक करो, ये आपका राइट है, तो उस केस में शायद कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आगे जा सकती थी। तो उस केस में आप देखोगे कि जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर है वो उनका कहीं ना कहीं डर होता, वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उसके अलावा जो भी जो भी कंपनीज़ का एक्सपेंशन का प्लान है, जो भी उनका प्लान है, वो कहीं ना कहीं वो होल्ड करने वाले थे। फिजिकल गुड्स की जो भी डिलीवरी होती है वो भी वहाँ पर कहीं ना कहीं रुक जाती। तो उस केस में ईरान शायद अटैक कर सकता था। तो इन सारी चीज़ों को देखकर जो है इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिरा था। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए ट्रेडर आपको किस चीज़ों का इस पूरे सिचुएशन में ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कि भाई अटैक हुआ, वो एक काइंड ऑफ सीन था कि भाई ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ईरान जो है एज ए कंट्री इसराइल पे अटैक करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार बोलते हैं कि हम लोग अटैक कर देंगे इसराइल को, हम उनको मिटा देंगे। ऐसा काफ़ी बार उनके स्टेटमेंट रहे, लेकिन ऐसा प्रेडिक्टेबल नहीं था कि ईरान एज ए कंट्री उन पर अटैक करेगा। जब ईरान एज ए कंट्री उन्होंने इसराइल पे अटैक किया तो यहाँ पर कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव था। और जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था तो उस केस में भी कोई कैजुअलिटी नहीं थी। तो ये चीज़ दोनों चीज़ों को आप रीड करके प्रेडिक्ट कर सकते थे कि कहीं ना कहीं ये जो है कॉन्फ्लिक्ट है शांत हो सकता है, इसके चांसेस है। नो डाउट
उस पॉइंट पे एक चीज़ आ सकती थी, शायद ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है 2-4 दिन और चले या फिर हफ्तों पर और चले, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी चलनी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब इस केस में देखो कि 47,000 के आसपास जब बैंक निफ्टी आई थी, वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट भी था, तो वहाँ पर आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते थे कि भाई अगर मूवमेंट आएगा, नो डाउट मूवमेंट आना चाहिए, नीचे की साइड में अभी आना सकता है, ऊपर की साइड में आ सकता है, तो इसमें आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं स्टेडल, ठीक है ना। स्टेडल आप एक अच्छा खासा यूज़ करते थे क्योंकि उसमें रिस्क भी लिमिटेड होता था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता था। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, मतलब बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होते तो उस केस में आप क्या कर सकते थे कि आप नीचे की साइड में पुट खरीद सकते थे और फ्यूचर खरीद सकते थे, या फिर आप नेक्ड कॉल खरीद सकते थे, जो कि एक लिमिटेड रिस्क वाला होता। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप फ्यूचर खरीदते, इस सिचुएशन में फ्यूचर नेक्ड खरीदना एक बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ थी, या फिर आप एक मेजर एमटीएफ में शेयर लेके जा रहे हो तो वो भी एक बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ थी, लेकिन आप इसमें एक लिमिटेड रिस्क वाला ट्रेड ज़रूर कर सकते हो, और इस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत ज़्यादा मेजर हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रकार से सिचुएशन को आप ट्रेड ले सकते थे। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, या फिर आपका कोई स्टॉक एफएनओ में है तो आप उसको पुट लेके थोड़ा बहुत हेज कर सकते थे, क्योंकि इसके जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर भी हो सकते थे अगर यूएस की अच्छी खासी बैकिंग नहीं होती, या फिर आप कह सकते हो कि जो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही होती, और उसके अलावा जो इसराइल जो पैलेस्टाइनियों के साथ अटैक ने वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही थी, उस केस में ये कॉन्फ्लिक्ट एक शेप ले सकती थी, ऐसा एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ राइट ना आप देखोगे तो हर कंट्री के, आप वेस्टर्न वेस्ट में भी देखो, वहाँ की इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन है, उसके कारण जो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। सो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो मेरा इसमें एक पर्सनल व्यू है कि आपको इन छोटी छोटी इंसिडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स है आए दिन होते रहते हैं, आए दिन, मेरा कहने का मतलब ये 6 महीने साल भर में इस प्रकार से काइंड ऑफ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और आप इन सारी ग्लोबल सिनेरियो को प्रेडिक्ट करके अपना जो भी जर्नी है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो एक व्यू देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद में एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। अब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करके एक जो है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड करते हो तो एक ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को क्लोजली फोकस करते हो, क्लोजली देखते हो, तो आप इसमें एक काइंड ऑफ बड़ा पैसा लगा सकते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है फ्रॉम दैट कि आप एक टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, एक आप एक एनालिसिस बेसिस ट्रेड कर रहे हो। तो ये क्योंकि आप पैसा बहुत ज़्यादा बड़ा लगा सकते हो एनालिसिस केस में। ये मेरा एनालिसिस था फॉर द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट। सो अगर आपको पसंद आया प्लीज़ हिट द लाइक बटन।